इस साल का बजट 1 फरवरी 2021 को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया। अब इस साल का बजट हर बार से अलग कैसे है, आइए समझते हैं। इस साल निर्मला सीतारमण जी ने डिजिटल टैब में देख के बजट को पेश किया, जो कि हर बार किसी पेपर पे लिखा होता था, इस बार किसी डिजिटल टैब में था। मीन्स डिजिटल को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिला है। तो ये सबसे अलग होने का इस साल का रीज़न था कि इस साल का बजट पेश होने का तरीका सबसे अलग था। अब आइए ये समझते हैं कि इस बजट में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स, आज सारा कंक्लूजन इस वीडियो में हम बजट को लेके करेंगे। इस साल बजट में सरकार ने सबसे ज़्यादा ध्यान हेल्थ सेक्टर पे दिया है, जो कि देना भी चाहिए था, क्योंकि कोरोना की वजह से इस साल हमारी हेल्थ सेक्टर में पीठ टूटी हुई थी। तो उसे संभालने के लिए इस साल के बजट में हेल्थ सेक्टर को फोकस करना जरूरी था। तो इस साल सरकार ने 2.2 लाख करोड़ का बजट हेल्थ सेक्टर में दिया है। बट ये बजट हर साल सेम नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस साल कोरोना वैक्सीन के बजट को भी इसमें ऐड करके बताया गया है। तो हर साल ये बजट सेम नहीं रहेगा, अगले साल ये बजट कम हो जाएगा। बट ये बजट का बहुत अच्छा पहलू था, इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। सरकार ने इस बार न्यू स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया है और PLI जैसी स्कीम लेके आई। PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसमें क्या होता है कि जब कोई भी स्टार्टअप या कोई भी कंपनी ज़्यादा प्रोडक्शन करती है और ज़्यादा निर्यात करती है, तो उसमें उस कंपनी को या उस फैक्ट्री को, उस स्टार्टअप को टैक्स के द्वारा, पेपर वर्क के द्वारा या किसी भी और द्वारा उसे बेनिफिट देती है। तो कई तरह के बेनिफिट उस कंपनी को मिलते हैं, जिससे स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। तो ये इस बजट में बहुत अच्छी चीज़ थी। टैक्स हॉलीडे में स्टार्टअप्स को छूट मिलेगी। टैक्स हॉलीडे यानी जब कोई भी नया स्टार्टअप करता है तो किसी एक लिमिटेड पीरियड के लिए उससे किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाता। यानी आप अगर कोई नई कंपनी या कोई नया स्टार्टअप करते हैं तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए, यानी 1 साल या 2 साल, किसी लिमिटेड पीरियड के लिए आपको टैक्स हॉलीडे दिया जाएगा। यानी उस दौरान आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। इससे भी स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा और नए स्टार्टअप्स इंडिया में आएंगे। अल्टीमेटली हमारा फोकस नए स्टार्टअप्स को लाना है और इनकम को जनरेट करना है। इस साल सरकार ने MSME में 2 लाख नई कंपनियों को ऐड किया। MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इसमें 2 लाख नई कंपनियों को ऐड किया, जिससे उन नई कंपनियों को भी MSME का फायदा होगा। MSME में कई तरह के बेनिफिट्स होते हैं सरकार की तरफ से। टैक्स में छूट होती है, पेपर वर्क्स में छूट होती है और कई तरह के चार्जेस नहीं लगाए जाते। तो इस तरह के कई बेनिफिट्स होते हैं। तो उससे भी सरकार का मेन अल्टीमेट फोकस है स्टार्टअप्स को बढ़ाना, इसलिए नई कंपनियों को उनमें ऐड किया गया है। सरकार ने इस बार सूती वस्त्र उद्योग पर भी ज़्यादा ध्यान दिया है। सूती वस्त्र उद्योग अस्थायी रोजगार है, जिसमें रोजगार है बट कोई भी टाइम पीरियड लिमिटेड नहीं होता। बट पिछले कई सालों में देखा गया कि इसमें कई रोजगार हैं, तो इसलिए उस रोजगार को फोकस करते हुए सरकार ने इस बजट में सूती वस्त्र उद्योग को फोकस किया और उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड की। इस साल सरकार ने बजट में FDI को भी बड़ा बढ़ावा दिया है। FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब बाहर से पैसा आता है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को, तो इससे क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी ग्रो करती है। तो अल्टीमेटली हमारे जब इंश्योरेंस कंपनी ग्रो करेगी तो सरकार को टैक्स मिलेगा, तो सरकार टैक्स मिलेगा तो सरकार ज़्यादा काम कर पाएगी और ग्रो कर पाएगी। तो FDI के थ्रू ही कई कंपनियां, चीन जैसी कंपनियां भी ग्रो कर पाई है। तो उस स्ट्रेटेजी को देखते हुए सरकार ने इस बार FDI को 74% कर दिया है। हालांकि RSS इसके विरोध में थी, बट इस बार फिर भी BJP ने इसको बढ़ावा दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। FDI एक हेल्पफुल टूल रहेगा हमारे GDP को ग्रो करने के लिए। इस बार सरकार ने बैंक को नज़र में रखते हुए 20,000 करोड़ का अलग से एक फंड तैयार किया है, जो कि बैंक को मिलेगा जब बैंक किसी भी मुसीबत में होगा, यानी डाउन जा रहा होगा और बैंक किसी तरह से दिवालिया हो रहा होगा या बैंक लॉस में होगा। तो उस वक्त उस 20,000 करोड़ का जो फंड सरकार ने तय किया है बैंक के लिए, उसमें से वो फंड निकाल के सरकार उस बैंक को संभाल देगी और उस वक्त के लिए वो बैंक संभल जाएगा और फिर आगे रिफंड कर दिया जाएगा बैंक के द्वारा। तो एक फंड अलग से रखा गया है बैंक के लिए, ताकि इससे बैंक ज़्यादा लॉस में ना आए और लोगों के अंदर घबराहट पैदा ना हो, जो कि कई पिछले दिनों में देखी गई है। सरकार ने इस बजट में एक चीज़ और बताई कि पहले RBI 1 लाख की गारंटी लेता था। जब कोई बैंक लॉस में चला जाता था या बैंक दिवालिया हो जाता था, तो सरकार क्या करती थी, यानी RBI क्या करती थी, 1 लाख रुपए आपको वापस देने की गारंटी रखती थी। अब आपके बैंक अकाउंट में चाहे 10 लाख हो, चाहे 20 लाख हो, चाहे 30 लाख हो, बट आपको मिलते 1 ही लाख थे, जिससे लोगों को एक डर बैठ गया कि वो बैंक में पैसे नहीं रखने में इंटरेस्टेड होती जा रही थी। तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने इस बजट में कहा है कि अब RBI 5 लाख तक की गारंटी लेती है। जो पहले 1 लाख था, अब 5 लाख तक की गारंटी सरकार इस बजट में ले रही है। सरकार ने बैंक से रिलेटेड एक और चीज़ पे ध्यान दिया है कि 20 लाख से ज़्यादा अगर लोन लेके कोई टाइम पे नहीं भरता है या भाग जाता है, तो उस पर सरकार कड़ा एक्शन लेगी
और उससे पैसे लेने की पूरी कोशिश करेगी, जो पहले नहीं होता था। पहले कोई भाग जाता था पैसे लेके तो कई करोड़ लेके भाग जाता था, कई हजार करोड़ लेके भाग जाता था, तब हमें ध्यान आता था कि ये बैंक का इतना पैसा ये इंसान लेके भाग गया, तो सरकार उस वक्त अभी कोई कड़े एक्शन नहीं लेती थी या उसके बाद कोई एक्शन लेने की सोचती थी। बट इस बार सरकार ने कह दिया कि 20 लाख से ज़्यादा अगर कोई वापसी नहीं दे रहा है तो उस पर तुरंत कड़े एक्शन लिए जाएंगे और उनकी सारी क्रेडिट लाइंस रोक दी जाएगी। सरकार ने एक चीज़ और बताई है कि अब 2 बैंक आपस में मर्ज होंगे, मतलब जितने बैंक है उनमें से 2 बैंक आपस में मर्ज होंगे। अब वो बैंक कौन से हैं ये हमें भी अभी नहीं पता। सरकार ने इस बार एनआरआई को भी बड़ा ध्यान में रखा है। एनआरआई यानी जो इंडिया के होते हैं बट इंडिया में रहते नहीं हैं, तो जब वो इंडिया में नहीं रहते हैं और बाहर रह के पढ़ते हैं या बाहर जॉब करते हैं फिर इंडिया में आते हैं तो उन्हें एनआरआई कहा जाता है। इस वजह से सरकार ने इस बार बजट में फिक्स किया है कि ओपीसी यानी 1% कंपनी को बढ़ावा दिया जाए और कोई भी एनआरआई आके इंडिया में कंपनी खोल सकता है। ओनली एक रजिस्ट्रेशन करवाना, उसके बाद आप सैलरीड एम्प्लॉय रख के अपना काम शुरू कर सकते हैं, जिससे स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा और लोग आएंगे और फिर अल्टीमेटली सरकार को टैक्स मिलेगा जो कि सरकार को जीडीपी बढ़ाने में हेल्पफुल होगा। अच्छा, इस बार बजट में एक और चीज़ हमें देखने को मिली जो कि बहुत अच्छी थी। जिस तरह से टेलीकॉम कंपनी है लाइक जियो, एयरटेल, वोडा, आपको वोडाफोन पसंद नहीं है आप एयरटेल में स्विच कर लीजिए, एयरटेल पसंद नहीं है आप जियो में स्विच, तो उस तरह का ऑप्शन अब हमें बिजली में भी देखने को मिल सकता है। पहले क्या होता था, हम जिस स्टेट में रहते हैं और जिस एरिया में रहते हैं वहाँ सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिसिटी लाइन होती थी और हमें उसी से इलेक्ट्रिसिटी लेनी पड़ती थी, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी टाइम पे आ रही है नहीं आ रही है, हमारा बिल ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। बट इस चीज़ के लिए सरकार ने कहा है कि अब आपको बिजली में भी ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये अभी नहीं है बट आने वाले 2 से 3 सालों में हमें ये देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है और इससे बिजली में सुधार भी होगा और हमें भी बेटर ऑप्शन चूज करने का मौका मिलेगा। सरकार ने इस बार बजट में 75 साल से ज़्यादा जो हैं और उनको आईटीआर भरने की छूट मिल चुकी है, यानी 75 साल से ज़्यादा उनको आईटीआर भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि उनका जो भी पैसा बैंक से आएगा वो टैक्स कट के ही आएगा, बट आईटीआर की छूट मिलने की वजह से उनको कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी और ना कोई सीए रखना पड़ेगा, ना किसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो इस तरह के झंझट से वो लोग दूर हो गए। हालांकि इनकी परसेंटेज ज़्यादा नहीं है, ऐसे बहुत कम ही लोग हैं, पर फिर भी एक हेल्पफुल था इस बजट में ये हमारे बुजुर्गों के लिए। अब सरकार हर बार बजट में एक चीज़ फिक्स रखती है कि हमें इस साल कितना पैसा खर्च करना है। सरकार पैसा खर्च करती है रोड बनाने में या और किसी सेक्टर को देने में, किसी स्टेट को देने में, तो ये एक स्पेंड का उनका हमेशा एक बजट रहता है। तो इस साल सरकार ने वो बजट बढ़ा के 40 लाख करोड़ कर दिया है। सरकार का मानना है कि जितना हम स्पेंड करेंगे उतना लोग स्पेंड करेंगे और लोग जितना स्पेंड करेंगे उतना टैक्स आएगा और टैक्स जब आएगा तो अल्टीमेटली हम ग्रो करेंगे। तो ये बहुत अच्छा फैसला था कि सरकार ने इस बार खर्च करने पे ज़्यादा फोकस किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये बजट देश के लिए है, ना कि किसी पर्सनल नागरिक के लिए। अगर हम इस बजट को अपने पर्सनल फायदे के लिए देखें तो ऐसा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, बट हाँ देश को नज़र रखें, अगर देश को हम ध्यान में रखते चलें तो देश के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा ये बजट। सरकार का सबसे बड़ा फैसला जो है वो है डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश। विनिवेश क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, आइए समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए सरकार के द्वारा कोई कंपनी चलाई जा रही है, रेलवे हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ जो सरकार चला रही है और सरकार उसमें बेनिफिट या प्रॉफिट नहीं ले पा रही है, मतलब सरकार उसको संचालन कर रही है और वो लॉस में जा रहा है, तो सरकार उस लॉस से निपटने के लिए वो कंपनी या वो स्पेशल एरिया किसी निजी हाथों को सौंप देती है, यानी किसी प्राइवेट कंपनी को दे देती है ताकि वो उसमें बेनिफिट कमा सके और सरकार को टैक्स दे सके और सरकार अल्टीमेटली प्रॉफिट में आ सके। तो इस चीज को हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, जब किसी निजी हाथों को सौंप दिया जाता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार बहुत ही सीरियस है और मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या चीजें हैं जो डिसइन्वेस्टमेंट में इस साल जाने वाली है। सबसे पहले है रेलवे। रेलवे के जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं, जो स्क्रैप है, जो किसी काम का नहीं है और बहुत दिनों से पड़ा है, लोहा या और भी चीज, तो वो सारी चीजें इस साल डिसइन्वेस्टमेंट होगी यानी बेच दी जाएगी। रेलवे की कई जमीन ऐसी है, कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो यूज में नहीं है कई सालों से, तो जो यूज में नहीं है उससे हमें कोई बेनिफिट तो हो नहीं रहा। तो सरकार ने इस चीज को कहा कि हम इसको किसी निजी हाथों को सौंप देते हैं जो इस पे कुछ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें और इससे बेनिफिट कमा सके ताकि हमें प्रॉफिट हो। तो ये बहुत अच्छा फैसला है सरकार का। तो डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एलआईसी को भी सरकार ने इस बार डिसइन्वेस्टमेंट में फिक्स कर दिया है। एयर इंडिया जो कि कई सालों से सरकार सोच रही है, बट सरकार की शर्तों की वजह से और एयर इंडिया के कर्ज होने की ज़्यादा कर्ज होने की वजह से किसी भी कंपनी के साथ ये फिक्स नहीं हो पा रहा है, बट जल्द ही ये एयर इंडिया भी डिसइन्वेस्टमेंट में चली जाएगी और माना जा रहा है कि टाटा ग्रुप ही इसको खरीदने में सक्षम हो पाएगा। कॉनकोर जैसी बड़ी कंपनी जो ट्रांसपोर्ट के लिए काम करती है
उसको भी डिसइन्वेस्टमेंट में इस बार रखा गया है। बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी इस बार डिसइन्वेस्टमेंट में है। ट्रांसमिशन लाइन, जहां बिजली बनती है, जहां से ट्रांसमिशन होती है बिजली का, उसको भी डिसइन्वेस्टमेंट वाले लिस्ट में इस बार रखा गया है। सरकार का मानना है कि इस साल तक हम 100% इलेक्ट्रिसिटी रेलवे कर देंगे, यानी हर रेलवे को इलेक्ट्रिफाई कर देंगे ताकि हमारी हर रेलगाड़ी बिजली के द्वारा चल सके और हमें पेट्रोल के लिए किसी और देश पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, और इलेक्ट्रीफाई होने की वजह से ज़्यादा बेनिफिट भी आएगा। तो ये सरकार ने इस बार फोकस में लिया है कि 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाएगा एवरी ट्रेन इन इंडिया। सरकार ने इस बार यह फैसला लिया है कि जो हम स्मार्ट सिटी में करते हैं, मेट्रो सिटी में करते हैं, मेट्रो होने की वजह से हम किसी भी दूर वाले डिस्टेंस पे जल्दी पहुंच जाते हैं, बिना किसी जाम के एक्यूरेट टाइम पे पहुंच जाते हैं, उसको हर छोटे छोटे शहरों में ले जाया जाए। पर मेट्रो का खर्च ज़्यादा होने की वजह से लाइट मेट्रो चलाने की बात भी इस बजट में की गई है। सरकार ने इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत बढ़ावा दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने इस बार सबसे ज्यादा फोकस किया। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड वगैरह जो होते हैं, पुल वगैरह होते हैं, तो इस चीज पे सरकार ने ज्यादा ध्यान दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ा बजट का कहना है कि इस साल हम 8500 किलोमीटर की सड़क बनाएंगे, जो कि 22 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से बनेगी। मतलब हर दिन 22 किलोमीटर की बड़ी सड़क बनाई जाएगी। एक्सप्रेस हाईवे का प्रचलन होने की वजह से ये चीज को बहुत फोकस किया गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली जॉब्स, रोजगार, पैसा, टैक्स, सारी चीज हमारे देश में आएगी। तो वी आर ग्रो अप, तो इससे हमें फायदा होगा। सरकार ने इस बार गैस पाइपलाइन की भी बात की है कि गैस पाइपलाइन हमें घर घर तक पहुंचानी है, जिससे हमें सिलेंडर को लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेगा और हमें कई तरह के बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो गैस पाइपलाइन को भी बढ़ावा दिया गया है और घर घर तक गैस पाइप ले जाने की बात की गई है। सरकार ने इस बार ऑटोमोबाइल सेक्टर को ध्यान में रखते हुए कहा है कि कोई भी प्राइवेट गाड़ियां 20 साल से ज्यादा नहीं चलेंगी। अगर कोई प्राइवेट आपके पास गाड़ी है तो वो सिर्फ 20 साल के लिए ही मान्य होंगी। 20 साल के बाद उन्हें स्क्रैप कर दिया जाएगा, और अगर कोई कमर्शियल गाड़ी है तो उसे 15 साल के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा। तो सरकार का यह फैसला बहुत अच्छा है कि 20 साल के बाद की गाड़ियां ज्यादा पॉल्यूशन करती हैं, और कमर्शियल गाड़ी है तो 15 साल के बाद ज्यादा पॉल्यूशन करती है, जिससे हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए सरकार ने यह चीज भी बहुत अच्छी करी कि 20 साल के बाद की या 15 साल के बाद की गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाए। तो जाहिर सी बात है स्टील और लोहा सस्ता होगा, और जब बताया जा रहा है कि 2021 से 22 तक में 1.5 करोड़ गाड़ियां जो है स्क्रैप हो जाएंगी, और इतनी गाड़ियां स्क्रैप हो जाएंगी और इधर मेटल सस्ता हो जाएगा, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी, जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रो करेगा, और आफ्टर ऑल अल्टीमेटली हमें टैक्स मिलेगा और सरकार ग्रो करेगी। इससे हमें प्रदूषण भी कम देखने को मिलेगा, और हर गाड़ियों में एयरबैग लगाने की बात सरकार की तरफ से की गई है कि जितनी भी नई गाड़ियां बने उनमें एयरबैग जरूर हो और एबीएस सिस्टम जरूर हो। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। अब बात करते हैं कि क्या चीजें ऐसी हैं जो महंगी होने जा रही है। सरकार ने कुछ चीजों पर सेस लगाया है। सेस मीन्स यानी एक्स्ट्रा टैक्स। एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की वजह से चीजें महंगी हो जाती हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं और उनके पार्ट्स हैं, सब पे सेस लगाया गया है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स महंगे हो जाएंगे। यानी रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, आयरन, मोबाइल, सारी चीजें महंगी होने की आशंका है, क्योंकि हर इलेक्ट्रिक आइटम्स पर, हर इलेक्ट्रिक पार्ट्स पर सेस लगाया गया है सरकार की तरफ से। तो ये सारी चीजें अब महंगी होगी। सेब, कपास, दाल, यूरिया, ये सारी चीजें भी महंगी होगी, इन पे भी सेस लगाया गया है। अब यूरिया पे सेस नहीं लगाना चाहिए था, बट सरकार ने किस नजरिए से इस चीज को देखा और उस पर सेस लगाया है, हम इस पे फैसला नहीं ले सकते। बट यस, यूरिया पे सेस नहीं लगना चाहिए था। हालांकि इस समय जब किसान आंदोलन चल रहा है तो यूरिया किसान के काम आता है, हम सभी जानते हैं, बट उस पर भी सेस लगाया तो यूरिया महंगा हो गया है। बट अच्छी बात यह हुई है कि यूरिया महंगा तो हुआ है, बट वो नीम कोटेड है। मीन्स क्या होता है, अगर नीम कोटेड यूरिया जो है सिर्फ हम खेती में ही यूज कर सकते हैं। पहले क्या होता था, नीम कोटेड यूरिया नहीं होने की वजह से उस यूरिया का इस्तेमाल शराब बनाने के लिए भी किया जाता था। बट अब नीम कोटेड होने की वजह से उसका इस्तेमाल शराब में नहीं किया जाएगा, जिससे वो एक्यूरेट यूरिया खेती के ही काम आएगा, प्लस शराबें महंगी हो जाएंगी, और शराब का महंगा होना जरूरी भी है। पेट्रोल पे भी सेस लगाने की बात हुई है, बट बताया जा रहा है कि कुछ टैक्स हम कम कर देंगे, सेस लगा देंगे तो पेट्रोल का दाम बढ़ेगा नहीं। बट हम बढ़ता दाम खुद ब खुद अपनी नज़रों से देख रहे हैं, तो इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। बट पेट्रोल का दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल भी महंगा होगा। सोना, चांदी, लेदर, इस तरह की चीज़ें सस्ती होंगी, इन पे सेस घटा दिया गया है, इन पे टैक्स की छूट की गई है, तो ये सारी चीज़ें सस्ती होंगी। अच्छा, अब एक चीज़ और अच्छी हुई है, इस चीज़ को मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा गवर्नमेंट को, कि सरकार ने इस बार ई पोर्टल की बात की है। ई पोर्टल मीन्स ऐसी साइट बनाई जाएगी या ऐसा ऐप बनाया जाएगा जहां पर मजदूर अपने आप को रजिस्टर कर पाएगा। जो
मजदूरी करता है या छोटे वर्ग के लोग जो जॉब करते हैं, तो वो एक परमानेंट जॉब ना होने की वजह से इधर उधर भटकते हैं, तो उनको एक एक्यूरेट जगह नहीं मिलती थी, एक परफेक्ट जगह नहीं मिलती थी जहां पे वो अपने आप को बता सके कि यस मैं खाली हूं और मैं जॉब कर सकता हूं। तो इस तरह की विचारधारा के साथ सरकार ने इस बार ई पोर्टल का ऐलान किया है, जहां पर मजदूर अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे, अपना नाम और अपने एरिया का नाम, अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। मान लीजिए अगर कोई मजदूर लखनऊ से है तो वो अपने आप को रजिस्टर कर देगा ई पोर्टल पे कि मैं लखनऊ से हूं, मेरा नाम ये है, मैं इस जगह रहता हूं। तो उससे क्या होगा कि जिसको उस मजदूर की जरूरत होगी वो उसे कांटेक्ट कर लेगा। तो इससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा और सही लोग सही जगह पे पहुंच पाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं मजदूरों को फायदा होगा, जो कि पहले कभी देखने को नहीं मिलता था। तो ये बहुत अच्छी चीज हुई है, सरकार का ये एप्रिशिएटिव एक्शन था, इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा सरकार को। एक चीज जो गलत हुई है, एजुकेशन पर 18% जीएसटी लगाया गया है, मनोरंजन पर, एंटरटेनमेंट पर भी 18% जीएसटी, और कई ऐसी चीजें हैं जिस पर 18% जीएसटी, और आप उसके मुकाबले उसके बराबरी के साथ एजुकेशन पे भी 18% जीएसटी लगा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। एजुकेशन को सस्ता करना चाहिए, ना कि महंगा। बट आपके 18% जीएसटी लगाने के बाद वो और महंगा हो जाएगा। बट ठीक है, सरकार का क्या नजरिया हम नहीं समझ सकते इस चीज को, पर एजुकेशन इससे महंगी होती हुई दिखेगी। साथ के साथ एक चीज और हुई है कि जो एजुकेशन बजट है उसको गिरा दिया गया है, जो कि पहले 99,000 करोड़ हुआ करता था, वो बजट गिर के 93,000 करोड़ हो गया है। अब सरकार इस पे क्या सोचती है, बट मैं इस पे क्लियर कह सकता हूं कि सरकार को बजट बढ़ाना चाहिए था और जीएसटी को कम रखना चाहिए था, क्योंकि एजुकेशन सबसे बड़ा पिलर है हमारे देश के बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए और ग्रोथ के लिए। बट इस चीज पर आप जीएसटी ज्यादा लगा रहे हैं, बजट को कम कर रहे हैं, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अब बात करते हैं कि सरकार ने इस बार दिल्ली सरकार को सिर्फ 325 करोड़ का बजट दिया है। दिल्ली को सिर्फ 325 करोड़ का बजट, जो कि बहुत कम है। मैं आपको बता दूं कि कुंभ के मेले में भी 4200 करोड़ का बजट होता है, सिर्फ एक कुंभ के मेले के लिए भी। इतना कम बजट दिल्ली के लिए क्यों, जो कि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, उसका बजट सबसे ज्यादा होना चाहिए था, बट फिर भी सबसे कम है। अब वो एक पॉलिटिकल व्यू है, तो उस पर हम ज्यादा गहराई से बात नहीं करेंगे। सरकार ने इस बार फार्मर्स के लिए एमएसपी की बात भी की है, जो कि सिर्फ एक बात ही है, क्योंकि आप किसान आंदोलन पिछले 80 से 85 दिनों से चल रहा है और उसके बावजूद भी कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। तो एमएसपी सिर्फ एक बात है सरकार की तरफ से, ये मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि बजट में तो एमएसपी की बात हुई है, बट उसको देखने को हमें नहीं मिल रहा है कहीं भी, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि सरकार और किसान परेशान भी है। सरकार ने इस बार डिफेंस सेक्टर के लिए 4,80,000 करोड़ का बजट पेश किया है। उसमें डिफेंस सेक्टर के सारे एम्प्लॉइज की, सारे लोगों की सैलरी भी इंक्लूडेड है। बट फिर भी एक अच्छा बजट है, पाकिस्तान के मुकाबले बहुत बड़ा बजट है, चाइना के मुकाबले बहुत छोटा बजट है, बट ठीक है, सारी चीजों को नजर में रखते हुए 4,80,000 करोड़ का बजट ठीक है डिफेंस सेक्टर। रेलवे के लिए इस साल 1,40,000 का बजट पेश किया गया, और चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आने वाले चुनाव क्षेत्रों में कुछ स्टेटों में स्पेशल अनाउंसमेंट की है, स्पेशल बेनिफिट्स दिए हैं। आने वाले चुनाव होंगे जिस स्टेट्स में, जिन राज्य में, उन राज्य के लोगों को, उन राज्य के मेंबर्स को, उन राज्य के लीडर्स को एक स्पेशल बेनिफिट्स के साथ अनाउंसमेंट की गई है। तो चुनाव का ध्यान हमेशा रखा जाता है बजट में, जो कि रखना भी चाहिए। इस वजह से उन स्टेट्स के लोगों को कुछ बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। उन पर हम चर्चा करते हैं, जिसकी बात इस बजट में नहीं हुई है। भ्रष्टाचार को घटाने के लिए कोई भी एक्शन इस बजट में नहीं लिया गया। टैक्स को घटाने की कोई भी बात नहीं की गई है। मेरा मानना है कि टैक्स अगर घटे, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं वो भी टैक्स भरेंगे। अब आपका टैक्स का रेट अगर ज्यादा हाई रहेगा तो कुछ लोग टैक्स भरने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, जिससे अल्टीमेटली हमें ही लॉस होता है। तो अगर टैक्स कम होगा तो वो लोग भी टैक्स भर देंगे जो टैक्स की हाई अमाउंट होने की वजह से नहीं भरते हैं। नए स्टार्टअप्स के लिए रजिस्ट्रेशन में कुछ छूट होनी चाहिए थी, पर उस पर भी इस बार कोई बात नहीं हुई। रजिस्ट्रेशन पे अगर छूट होगी तो नए स्टार्टअप्स जल्दी खुलेंगे और ज्यादा। अच्छी बात है कि देश को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो बहुत अच्छा बजट था इस साल का। कुछ चीजें अच्छी और खराब हमेशा रहती हैं और वो रहेंगी भी, और सबका अपना अपना व्यू होता है। गवर्नमेंट ने बजट पेश किया, उनका क्या व्यू है, क्या चीज उन्होंने देखी, क्या चीज उन्होंने नहीं देखी, ये उनका व्यू है। हम सिर्फ इस पर एक चर्चा कर सकते हैं, और इन सारी चीजों को देखते हुए ये फिक्स है कि इन्फ्लेशन होगा, यानी महंगाई बढ़ेगी। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि क्या इस साल के बजट में रहा, क्या इस साल के बजट में नहीं रहा। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।